हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीट को और इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डिफरेंट मोड्स को। सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या है। तो जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हीट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि ये एनर्जी की ही एक किस्म है जो एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ तब ही ट्रांसफ़र होगी जब कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे ही एक मॉलिक्यूल, एक जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम होगा दूसरे की निस्बत, तो जैसे उस टेम्परेचर के डिफरेंस के आने की वजह से हमेशा हीट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली होती है एनर्जी ही है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होगी कि जैसे देखें, एक हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि फ्लो में भी आपने देखा है हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चीज़ आती है। तो ज़्यादा पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा टेम्परेचर यानी ज़्यादा हीट। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से कम जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी, और तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं हो जाता। यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q, जिसमें W जो है वो वर्क डन है जो किसी भी सिस्टम पे किया जाता है, और Q जो है वो एनर्जी है या हीट है। तो जितनी हम एनर्जी की वो हीट की बात करें कि हीट जितनी ज़्यादा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वर्क डन भी उसके ऊपर किया जाने वाला उतना ही ज़्यादा होगा। और जितनी हम हीट की बात करेंगे कि कम हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट के ट्रांसफ़र होने के दौरान वर्क डन भी कम ही प्रोड्यूस होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन इनमें आ जाएगा, और इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्ट साइन को ख़त्म करें तो के जो है कांस्टेंट इंड्यूस यहाँ पे करवा देंगे। तो अगर अब हम नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, तो ये टर्म जो है ये बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास कोई भी यूनिट मैस दिया हुआ है, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 kg मैस दे दिया है किसी भी सब्सटेंस का, और हमें ये कहा जाए कि आपने उसका टेम्परेचर जो है जितना पहले से टेम्परेचर है उससे 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट देना पड़ेगी वही हीट की अमाउंट जो है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये क्या है कि अब हम यहाँ से अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो डी क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम इंटू डी टी, यानी डी क्यू क्या है, हमारे पास स्मॉल हीट है जो हमने किसी भी सब्सटेंस को दी है, और उस हीट की वजह से जो स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ डी टी, इनके दरमियान लीनियर रिलेशन है। और एम जो है ये मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कितना मैस जो है वो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ से जब ये साइन ख़त्म करेंगे डायरेक्ट रिलेशन का, तो हम एक कांस्टेंट इंड्यूस करवा देंगे दैट इज़ सी, और यही जो सी है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिंपली स्पेसिफिक हीट का भी नाम देते हैं। जिसकी अगर हम लेना चाहें, इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेना चाहें तो सी एक साइड पे रह जाएगा और बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो हो जाएगा सी इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर एम इंटू डी टी। और इसी का अगर एसआई यूनिट देखें तो क्योंकि जो हीट है उसका एसआई यूनिट जो है वो जॉल होगा, एम जो है मैस, इसका एसआई यूनिट केजी होगा, और टी जो है टाइम टेम्परेचर, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा केल्विन। तो टोटल जो एसआई यूनिट बनेगा वो होगा जॉल पर केजी इंटू केल्विन। अब नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की थी, लेकिन अब इसके साथ एक एडिशनल वर्ड आ चुका है दैट इज़ मोलर। तो अब क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन को हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मैस थ्रू 1 केल्विन इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड अगर हम ये कहें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, दैट इज़ कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें हमें यूनिट मैस दिया हुआ था, यानी कि केजीज़ में मैस दिया हुआ था, जिसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना था। लेकिन यहाँ पे हमें मोल्स में कोई चीज़ दी जाएगी, यानी कि सब्सटेंस कोई भी है उसका आपको 1 मोल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। और यहाँ पे इसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा सेम वैसा ही होगा जो ऊपर हमने इसके लिए देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे m था जो मैस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे n है जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जो इसका यूनिट होगा वो जॉल पर केजी इंटू केल्विन नहीं रहेगा, बल्कि वो हो जाएगा जॉल पर मोल इंटू केल्विन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने मोल लगा दिया, क्योंकि और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मैस की जगह पे केजी था। तो ये डिफरेंस इसमें आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, और दूसरा हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट देखें तो हमने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करनी है कि ये वही अमाउंट ऑफ हीट है जो हम किसी भी जो मोल मतलब 1 मोल ऑफ गैस जो है या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसका टेम्परेचर जब हमने 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना था उसके दौरान जो रिक्वायर हीट थी वो हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि इस 1 केल्विन टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट के दौरान इंक्रीमेंट के दौरान यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वॉल्यूम चेंज ना आ रहा हो, यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरह जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें 1 केल्विन, लेकिन उस इंक्रीमेंट के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर जो है उसमें चेंजिंग ना आ रही हो, बल्कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहे, तो हम कहेंगे ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए सी वी जब हम लेंगे तो यहाँ पे हीट के साथ हम क्यू वी ले लेंगे, और इस एक्सप्रेशन में जो हमने पहले एक्सप्रेशन दोनों डेवलप किए थे सी के लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट में जो सी के लिए एक्सप्रेशन डेवलप किया उसमें हम सिंपली यहाँ पे इसकी बेस में वी और इसकी बेस में वी लगा देंगे, और यहाँ पे प्रेशर के लिए ये सी पी हो जाएगा और यहाँ पे ये भी डी क्यू पी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है, तो यहाँ से देखें वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होगी 4200 जॉल पर केजी इंटू केल्विन। और जब हम सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं या सैंड की बात करते हैं, तो उसके लिए ये 810 जॉल पर केजी इंटू केल्विन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पानी को गर्म होने के लिए, यानी उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए एज़ कम्पेयर टू सॉइल। तो हम इसलिए हम कहेंगे कि जो होती है लैंड होती है और इसके अलावा जो वाटर होता है, तो लैंड जो है वो हमेशा जल्दी ठंडी या गर्म हो सकती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, यानी कि उसका टेम्परेचर जब हमने राइज़ करना है या फॉल करवाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू सॉइल। तो अब हम यहाँ पे देखें एक प्रूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है ये, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अकॉर्डिंग टोटल जो भी इंटरनल एनर्जी दी जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी जो हम किसी भी सिस्टम को दे रहे होते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला जो है वो क्या काम करेगी कि उसमें जो वर्क डन करेगी, और दूसरा क्या काम करेगी, उसमें कुछ ना कुछ हीट जो है उसकी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। यानी जैसे ही हमने किसी सिस्टम को इंटरनल एनर्जी बढ़ाई या उसको इंटरनल एनर्जी दी, तो एक तो उसमें हीट का चेंज आ जाएगा और दूसरा उसमें वर्क डन का चेंज आ जाएगा। तो 2 पार्ट्स में ये जो इंटरनल एनर्जी थी वो स्प्लिट हो गई। कुछ सिस्टम ने हीट के तौर पे ले ली और कुछ सिस्टम में वर्क डन हो गया। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हम देखेंगे कि वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वर्क डन के लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। ये वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस जब हमने देखा तो वो आ रहा था W इज इक्वल टू पी इंटू डी वी, जिसमें डी वी जो है वो 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने कहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डी वी तो 0 हो गया। अगर डी वी 0 हो जाएगा तो पूरा वर्क डन 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू वी, डी क्यू वी। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू वी की वैल्यू हम प्लेस करते हैं। यहाँ से आप डी क्यू वी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये एन इंटू सी वी इंटू डी टी, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन इधर शिफ्ट करेंगे तो डी क्यू वी की वैल्यू आ जाएगी एन सी वी इंटू डी टी। वही हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम इंटरनल एनर्जी यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आप देखें इस टाइम पे अब वर्क डन यहाँ पे आएगा। ठीक है, वर्क डन की जगह पे हमने P इंटू डी वी लगाया है। यहाँ पे इसको 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि चेंजिंग पैरामीटर यानी कि D का जो पैरामीटर वो सिर्फ वॉल्यूम के साथ था, तो वॉल्यूम के चेंज जो है वो यहाँ पे 0 था तो हमने उसको 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वही वाली जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है जिसको हमने जो है आइडियल गैस इक्वेशन कहा था। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है, यहाँ से अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं तो यहाँ से P एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा V का। और इसी तरह यहाँ से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो एन आर कॉन्स्टेंट है वो तो वैसे ही आ जाएंगे, और जो डेरिवेटिव है वो टेम्परेचर का आ जाएगा, डी टी आ जाएगा।
तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है पी डी वी इज इक्वल टू एन आर इंटू डी टी, यानी पी डी वी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डी इंटरनल एनर्जी यानी कि स्मॉल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डी टी माइनस एन आर डी टी। अब यहाँ पे डी क्यू पी की जगह पे हमने यहाँ से वैल्यू ली है डी क्यू पी की, वो यहाँ पे पुट कर दी है, और इसी तरह पी इंटू डी वी की वैल्यू जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन से लेके हमने वहाँ पे पुट कर दी है। और दरमियान में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमेशा जो वॉल्यूम है उसके ऑपोजिटली इंक्रीज़ हो रहा होगा, यानी वर्क डन जो है और हीट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसके दरमियान में नेगेटिव साइन इंड्यूस करवाया वर्क डन के साथ। जैसा कि हमने देखा इक्वेशन 1 जो है वो थी डी ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डी टी, और दूसरी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी डी ई इज इक्वल टू एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी। अब अगर हम ये दोनों इक्वेशंस देखें तो दोनों इंटरनल एनर्जी की ही इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी। तो यहाँ से आप देखें, हम जो सी वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये सी पी डी टी इक्वेशन किसी साइड पे रहेगा और ये वाला जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यही वाला एन आर टी इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, यानी इसको सिंपली जो है वो सॉल्व किया हुआ है। और इसमें से जब हम n इंटू डी टी कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, और इधर भी n इंटू डी टी है, तो ये n डी टी जो है इधर वाले n डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सी पी माइनस सी वी जो है वो r के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम मैथमेटिकली इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करेंगे सी पी और सी वी की डिफरेंट गैसेस के लिए। सबसे पहले अगर हम मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के लिए तो हमने जो एक्सप्रेशन देखा है वो था एन इंटू सी वी इंटू डी टी, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था। इसी को लेके आगे चलते हैं। और जब हमने मोनोटॉमिक गैस की बात की तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हमने इंटरनल एनर्जी देखी थी। प्रीवियस आर्टिकल्स जब हमने किए उसमें हमने देखा था कि जब हम देख रहे थे इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, तो उसमें हमने डिफरेंट गैसेस को डिस्कस किया था, मोनोटॉमिक को, डायटोमिक को, पॉलीएटॉमिक को डिस्कस किया था। तो उससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि दोनों इंटरनल एनर्जी की ही इक्वेशंस हैं, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी एन सी वी इंटू डी टी एंड 3/2 एन आर इंटू डी टी। दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से जो n इंटू डी टी है वो इक्वेशन के दोनों साइड पे होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और सी वी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू आर। अब यहाँ पे r जो है ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 8.314 है। इसको अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी 12.5 जॉल पर मोल इंटू केल्विन। अब जब हमें पता है, अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अगर सी वी की वैल्यू हमारे पास है और आर की वैल्यू तो पहले ही एक कांस्टेंट है, तो हमें सी पी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, यही वाला सी वी इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद सी वी की वैल्यू यहाँ से हमें 12.5 मिली है और आर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज़ 8.314। तो आंसर जो आएगा वो होगा 20.8 जॉल पर मोल इंटू केल्विन। इसी तरह अगर हम डायटोमिक गैस के लिए बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, वो वाली इक्वेशन हमने एज इट इज़ ले ली है। और जब हमने डायटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की बात की है तो वो इक्वल थी 5/2 एन आर इंटू डी टी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सेम वैसे ही फिनोमेना जैसे इधर किया है, बस चेंज कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है इस पैरामीटर में। ये 3/2 एन आर डी टी है, लेकिन डायटोमिक के लिए यही वाला जो है 5/2 एन आर डी टी के इक्वल होता है। और इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एन सी वी डी टी इज़ इक्वल टू 5/2 एन आर डी टी। एन इंटू डी टी दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 इंटू आर। आर इसमें फिर से कांस्टेंट है, दैट इज़ 8.314। यहाँ पे हम लगाएंगे उसकी वैल्यू, तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी 20.8 जॉल पर मोल इंटू केल्विन। और फिर से यही वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं सी पी के लिए, वो इक्वल था सी वी प्लस आर। सी वी की वैल्यू लगाएंगे 20.8 जो अभी यहाँ पे मिली हमें, और आर जो है वो फिर से जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 है। तो पुट करेंगे प्लस करेंगे दोनों को, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी डायटोमिक गैस के लिए। इसी तरह हम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है वो होता है, यहाँ पे सिंपली
आ जाएगा 3nRDT। मतलब यहाँ पे जब हम लेंगे ये वाली इंटरनल एनर्जी ऐसे ही आ जाएगी और यहाँ पे हम ले लेंगे 3nRDT, और दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास CV और CP दोनों के लिए वैल्यूज़ आ जाएगी। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आपने सॉल्व करना है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, पहले हमने देखा हीट क्या है, उसके बाद हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी बात की, उसके बाद हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की, और फिर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर देखा। उसके बाद हमने इसमें इंटरनल जो एक जो कॉन्स्ट हमारे पास था प्रूफ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, उसको डिस्कस किया। और अब जो है वो हमने मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इसकी CP और CV की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट की। उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।